मैं डॉक्टर गीतांजलि मौर्य बीएड छात्रों के लिए कुछ कौशलों के विषय में चर्चा करूंगी। ये कौशलों का क्या की उपयोगिता है, किस प्रकार से कौशल पर अभ्यास किया जाए, उसके बारे में चर्चा करूंगी। कोई भी अध्यापक कक्षा में जब जाता है किसी विषय वस्तु के साथ में प्रस्तुतिकरण के लिए, तो कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं कि आज मैं अगर इस विषय का अध्ययन अध्यापन करूंगी कक्षा में, तो कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं जिनकी संप्राप्ति करूंगी अपने अध्यापन प्रक्रिया के द्वारा। छात्रों के व्यवहार में कुछ निर्धारित परिवर्तन होंगे जो मैं अपने शिक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करूंगी। इन लक्ष्यों की संप्राप्ति के लिए शिक्षक को अनेकानेक चरणों से गुजरना होता है, अनेक कौशलों का प्रयोग करना होता है, तब जाकर के एक प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण पाठ का होता है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इन लक्ष्यों में की प्राप्ति के लिए जिन कौशलों का हम प्रयोग करते हैं, इन कौशलों का अलग अलग अभ्यास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लाई गई है कि विभिन्न कौशलों का अलग अलग अभ्यास छात्र अध्यापक को कराया जाए, जिससे जब वो कक्षा में पहुंचे तो उन सभी कौशलों में दक्ष हो और एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण वो अपने पाठ का कर सके। मैं अपने अलग अलग सेशंस में अलग अलग कौशलों के विषय में चर्चा करूंगी। आज का जो कौशल है वो पाठ प्रस्तावना कौशल है। पाठ प्रस्तावना कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कौशल के माध्यम से हम छात्रों को तैयार करते हैं कि वो नए पाठ को सीखें। अपने पाठ के प्रस्तुतिकरण का प्रारंभ इसी कौशल के माध्यम से करते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत तक पूरी प्रक्रिया अच्छी होगी। तो जितना प्रभावशाली प्रस्तावना होगी पाठ की, उतना ही प्रस्तुतिकरण भी प्रभावपूर्ण होगा। अब कोई भी जितने भी कौशल निर्धारित हैं, उन सब के कुछ स्पष्ट उद्देश्य हैं। जैसे कि पाठ प्रस्तावना कौशल की अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्यों के बारे में जानना आवश्यक होगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थियों को नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है इस कौशल के माध्यम से। जो उनके पास विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान होता है, उससे कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा हम नवीन ज्ञान को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो जो नया ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं वो भी उनके लिए सरल हो और उनको ऐसा महसूस हो कि जो कुछ भी वो नया सीखने जा रहे हैं वो इतना नया नहीं है कि जिसके विषय में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। अब कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई प्रविधि हम अपनाएंगे। तो प्रायः शिक्षक प्रस्तावना करने के लिए प्रस्तावना प्रश्नों का सहारा लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा में। तो एक व्यवस्थित ढंग से श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना की जाती है। प्रस्तावना करने का यह भी उद्देश्य है कि छात्रों के माध्यम से ही, इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के द्वारा ही जो नवीन पाठ है उसका शीर्षक निकलवाया जाए। इसके साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रस्तावना करने का कि पाठ में छात्रों की रुचि जागृत की जाए और उनके अंदर उस पाठ को सीखने के लिए जिज्ञासा एवं तत्परता विकसित की जाए। तो इतने सारे उद्देश्यों के साथ हम पाठ की प्रस्तावना करते हैं और इस कौशल का समावेश पाठ योजना में किया जाता है। अब उद्देश्य तो हमें ज्ञात हो गए। अब प्रस्तावना में इन उद्देश्यों की संप्राप्ति होगी, ये कैसे सुनिश्चित होगा?
ये तब सुनिश्चित होगा कि प्रस्तावना के जो निर्धारित घटक हैं, जो अवश्यंभावी घटनाएं प्रस्तावना करने में घटित होनी है कक्षा में, अगर वो होती है हमारी प्रस्तावना के दौरान, तो हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफल हो पाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से घटक आवश्यक रूप से पाठ प्रस्तावना में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो भी कथन या प्रश्न हम करते हैं प्रस्तावना के लिए, वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जो कथन हो या प्रश्न हो, उनका मूल पाठ से भी संबंध होना चाहिए। तीसरी बात कि एक श्रृंखलाबद्ध हो प्रश्न, श्रृंखलाबद्धता हो, पहले प्रश्न का जो उत्तर है उस उत्तर से ही संबंधित द्वितीय प्रश्न हो, द्वितीय प्रश्न के उत्तर से संबंधित तृतीय प्रश्न हो, और इसी प्रकार से एक श्रृंखलाबद्धता हो, जिससे कि हम छात्रों को नवीन पाठ की ओर अग्रसर कर सकें, उनको उसके तरफ ले चल सकें। इसके अतिरिक्त एक उचित समय, समुचित समय होना चाहिए प्रस्तावना करने के लिए। ना ही बहुत अधिक समय हमको लेना है प्रस्तावना में, ना ही बहुत कम समय में प्रस्तावना करनी है कि वो अपने लक्ष्य में सफल ना हो सके। बहुत लंबी प्रस्तावना भी नहीं करनी है कि पाठ का सारा समय प्रस्तावना करने में ही चला जाए। उसके अलावा जब प्रश्न पूछे जाएं प्रस्तावना के, तो वो इतने प्रभावपूर्ण हो कि अपने उद्देश्य में सफल हो, उसका प्रभाव हो कक्षा में, छात्र वास्तव में सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। तो ऐसे घटक अगर हमारे प्रस्तावना में हैं, तो हम उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो जाएंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल के उद्देश्यों एवं घटकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। मैंने कुछ प्रश्न निर्मित किए हैं, इनके माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगी कि किस प्रकार से हम पाठ की प्रस्तावना कर सकते हैं अपनी कक्षा में। मैं प्रश्न पूछूंगी, हमारे वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, एटसेट्रा। गुड, वेरी गुड। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। आप ये बता सकते हैं कि हमारे जो भोजन के पोषक तत्व हैं, उनमें से किस पोषक तत्व में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होती है? प्रोटीन्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, ये प्रोटीन्स में कैसे पहुंच जाती है? कोई प्रयास करेगा? आप बताएंगी? नहीं। अच्छा, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन हमारे भोजन में प्रोटीन के रूप में एकत्र होना और पुनः इसका वायुमंडल में मुक्त होना, ये विभिन्न चरणों में ये संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। तो आज कक्षा में हम नाइट्रोजन चक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्नों के माध्यम से मैंने पाठ की प्रस्तावना की, और जब छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उद्देश्य कथन करते हुए मैंने पाठ का शीर्षक निकाला। जिस अवधि में छात्राध्यापक कौशल का अभ्यास करते हैं, उस वक्त
उनके टीचर सुपरवाइजर उनके पाठ का निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही उनके सहपाठी भी पाठ को ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान वो यह इस प्रकार की तालिका का प्रयोग करते हैं। उस तालिका पर वह कौशल के जो विभिन्न घटक जिनकी चर्चा भी मैंने पहले की थी, उनकी उपस्थिति के आधार पर टैली मार्क दर्ज करते हैं और साथ ही कौशल की गुणवत्ता क्या रही, उस कौशल के उस एक विशेष घटक की गुणवत्ता क्या रही, उसको 7 पॉइंट रेटिंग स्केल पर उसका आकलन करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप पहला घटक अगर हम पाठ प्रस्तावना कौशल का लें तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया था। अगर यह कौशल का उपयोग किया गया, यह घटक जो है उस कौशल में उपस्थित था प्रस्तावना के अवधि में, तो यहाँ पर टैली मार्क लगाया जाएगा और जितने बार यह घटक पाया जाएगा उतने बार टैली मार्क लगाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है एक पर्टिकुलर घटक की, यहाँ पर इस कॉलम में दर्ज की जाएगी। उस घटक की गुणवत्ता क्या है, वो ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल आप देख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है जो कि न्यूनतम से अधिकतम की ओर रेटिंग करता है। उस पर उनका आकलन किया जाएगा, मापन किया जाएगा। अगर न्यूनतम स्तर है तो गुणवत्ता का स्तर न्यूनतम है तो इधर नीचे की तरफ के अंकों को एनसर्कल किया जाएगा। अगर गुणवत्ता का स्तर श्रेष्ठ है तो अधिकतम की तरफ एनसर्कल किए जाएंगे अंक। इसी प्रकार से दूसरा घटक हम देखें तो प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता थी कि नहीं थी, सीक्वेंस था और कितनी बार था, वो यहाँ टैली मार्क वाले कॉलम में दर्ज किया जाएगा। उसकी बारंबारता, उसकी फ्रीक्वेंसी टैली मार्क वाले कॉलम में दर्ज की जाएगी। उसकी गुणवत्ता को इस रेटिंग स्केल पर उसका मापन किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा घटक प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया और कितने बार जोड़ा गया, उसकी बारंबारता यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी और उसका गुणवत्ता क्या थी वो इस रेटिंग स्केल पर दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार प्रस्तावना की अवधि समुचित थी कि नहीं थी, वो यहाँ पर दर्ज होगा और उसकी गुणवत्ता का स्तर इस रेटिंग स्केल पर दर्ज होगा। प्रस्तावना प्रभावपूर्ण थी, उसको भी इस रेटिंग स्केल पर उसकी गुणवत्ता का भी आकलन किया जाएगा। प्रस्तावना छात्रों को पाठ सीखने हेतु तैयार करने हेतु उचित एवं पर्याप्त थी कि नहीं थी, तो यहाँ पर टैली मार्क लगेगा और उसकी गुणवत्ता क्या थी वो इस रेटिंग स्केल पर दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल के लक्ष्यों को हमने जाना, घटकों को जाना और सैंपल क्वेश्चंस के माध्यम से हमने देखा कि पाठ प्रस्तावना किस प्रकार से की जाती है और ऑब्जर्वेशन उसका किस प्रकार से किया जाता है, मूल्यांकन तालिका किस प्रकार से निर्मित की जाती है और किस प्रकार से विभिन्न घटकों को की उपस्थिति, अनुपस्थिति और उनकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। तो यह पाठ प्रस्तावना कौशल के विषय में संपूर्ण चर्चा आज मैंने आपके साथ की। आप मेरे चैनल टारगेट बीएड विद गीतांजलि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।